स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वाला चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है और लास्ट टाइम जो है वो मीन फ्री पाथ जो है वो हमने स्टडी किया था और उसका फाइनल एक्सप्रेशन जो है उसको कैलकुलेट करके देखा था। आज हमने इसके अंदर जो टर्म एक यूज़ हो रही थी एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी की, उसको ज़रा कैलकुलेट करके देखना है। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो टारगेट मालिक्यूल होता है वो टारगेट मालिक्यूल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है और हम उसको ऐसे ही कंसिडर करते हैं कि जैसे वो रेस्ट के ऊपर है, ठीक है। तो अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसके साथ जो दूसरे हमारे पास मालिक्यूल्स हैं जो उसके साथ कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनकी भी वेलोसिटी है और जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं उनकी भी वेलोसिटी। तो वो दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट से क्या है, रिलेटिव एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो वो रिलेटिव एवरेज वेलोसिटी जो है उसका एक्सप्रेशन हमने जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट mean free path of a gas molecule, अगर हमने मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करना है गैस मॉलिक्यूल का, इट इज़ नेसेसरी या इट इज़ इम्पॉर्टेंट to access the average relative velocity of molecules involved rather than just the average velocity of molecules. Given molecule. तो आप जब भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मीन फ्री पाथ को किसी भी गैस मॉलिक्यूल के, ठीक है। अब गैस जो है इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उसमें से आप किसी एक मॉलिक्यूल का फ्री मीन पाथ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी इन्वॉल्व है, ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स की उसको कैलकुलेट किया जाए रादर दैन कि हम सिर्फ एक ही एवरेज जो है उसको कैलकुलेट कर लें। सब की आपस में एक दूसरे के लिहाज से जो वेलोसिटी है उस रिलेटिव वेलोसिटी का एवरेज जो है उसको कैलकुलेट किया जाए, ना कि एक ही मॉलिक्यूल की या उन मॉलिक्यूल्स की जो टारगेट हैं या उन मॉलिक्यूल्स की जो टारगेट के साथ टकरा रहे हैं सिर्फ उनकी कैलकुलेट की जाए। नहीं, दोनों की एक दूसरे के लिहाज से जो रिलेटिव है, क्योंकि टारगेट भी है आपके पास और दूसरे जो उनके साथ टकरा रहे हैं वो भी हैं, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एनी टू मॉलिक्यूल्स, कोई से दो मॉलिक्यूल्स की रिलेटिव वेलोसिटी जो है कैन बी
expressed of their vector velocities। तो हम उनको उनकी वेक्टर वेलोसिटीज की टर्म में, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर होता है, यानी कि अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली वो जो भी मॉलिक्यूल वैसे तो रैंडम मूव कर रहे हैं गैस के अंदर, लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें तो वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता हुआ जा रहा है तो जाके आगे किसी मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा, जब वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा तो फिर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, फिर वो किसी और डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, फिर आगे जाके टकराएगा, फिर किसी और डायरेक्शन में, वो हमने कहा था ना जिग जैग पाथ के अंदर वो मूव करना शुरू कर देता है। लेकिन वेलोसिटी की जो आप टर्म यूज कर रहे हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मतलब है कि दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जब तक वो किसी मॉलिक्यूल से नहीं टकराया उतनी देर तक तो वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करता रहे, ठीक है, इसलिए हम वेलोसिटी कह रहे हैं। वगरना अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव ना कर रहा होता तो फिर हम स्पीड की बात करते, लेकिन चूंकि वो टकराने से पहले उस सिलेंडर के अंदर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है मॉलिक्यूल, जाते जाते सामने उसके टारगेट आया, टारगेट से टकराया और टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है कि यहाँ उसका डायरेक्शन चेंज हुआ है, यहाँ उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, ठीक है, ये मतलब है इसका। अच्छा, अब आप देखें कि सपोज करें कि हम अगर ये कहते हैं कि एक ये वेलोसिटी का वेक्टर है, ये v1, और एक ये वेलोसिटी का वेक्टर है v2, तो आप इनको हेड टू टेल रूल लगा के अगर आप इनको ऐड कर दें, ठीक है, इन पे हेड टू टेल रूल लगा दें और ऐड कर दें, तो ये हमारे पास इस तरह की शेप बन जाएगी, ये v1, ये v2, ये इस तरफ गया, और ये v रिलेटिव, ये किसके बराबर आ जाएगी, v1 माइनस v2 के। ठीक है, एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर, हेड टू टेल रूल लगा दिया, रिजल्टेंट वेक्टर किसका, v रिलेटिव का। तो जो मैग्नीट्यूड है रिलेटिव वेलोसिटी का, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं स्क्वायर रूट लेकर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटीज का, ठीक है, यानी कि v रिलेटिव डॉट v रिलेटिव इज इक्वल टू v रिलेटिव का मैग्नीट्यूड, v रिलेटिव का मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट होती है, ठीक है, उसमें कोसाइन का एंगल आता है। तो अब अगर ये वेलोसिटीज हम ये कहें कि इनकी डायरेक्शन पैरेलल है, यानी कि v1 और v2 v रिलेटिव जो है दोनों v रिलेटिव की जो बात कर रहे हैं वो पैरेलल डायरेक्शन में है, तो फिर थीटा जो है वो 0 डिग्री होगा और cos 0 डिग्री जो है वो 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि v रिलेटिव डॉट v रिलेटिव इज इक्वल टू v रिलेटिव। वो मैग्नीट्यूड वाली हटा दें तो फिर ये आपके पास आ जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगी, ये v स्क्वायर रिलेटिव इज इक्वल टू v रिलेटिव डॉट v रिलेटिव, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से मैं इसका अंडर रूट ले सकता हूं, तो v रिलेटिव डॉट v रिलेटिव का अंडर रूट,
ठीक है जी, ये एक्सप्रेशन हमारे पास वी रिलेटिव का डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया। अब यहां पर जो वी रिलेटिव है ये आपके पास बराबर है v1 माइनस v2 के। ठीक है, अब आप ये वैल्यू जो है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो v रिलेटिव इंटू v1 माइनस v2 डॉट v1 माइनस v2 ये आ जाएगा। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो v रिलेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, v1 डॉट v1 माइनस 2v1 डॉट v2 प्लस v1 डॉट सॉरी v2 डॉट v2 ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आप इन टर्म्स की एवरेज ले ली जाए, ठीक है, ये पूरी इक्वेशन जो आ गई है इसकी क्योंकि हम एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी अगर हम पूरे की एवरेज ले लें तो v एवरेज इज इक्वल टू, ये सारे की एवरेज लें तो v1 डॉट v1 की एवरेज माइनस 2v1 डॉट v2 की एवरेज प्लस एवरेज v2 डॉट v2। सारे मैंने उस पूरी इक्वेशन की एवरेज जो है वो ले ली है, ठीक है, क्योंकि एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, अब आप देखें कि इसके अंदर जो v1 डॉट v2 एवरेज है दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि v1 और v2 रैंडम है और अनकोरिलेटेड है। देखो ना, एक इस तरफ जा रहा है एक इस तरफ जा रहा है, तो रैंडमनेस है उनके अंदर, ठीक है, उनके ये पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल होगा तो थीटा 0 डिग्री होगा और फिर आपके पास पैरेलल नहीं है, वो अपोजिट जा रहे हैं, यानी कि वहाँ जो 90 डिग्री पर है या किसी और एंगल के ऊपर जा रहे हैं। तो हम कहेंगे ये चूंकि सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो इनका एवरेज जो है इनकी वेलोसिटीज का वो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर है। कोई इधर जा रहा है, 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 ठीक है, सब जो है वो रैंडम है। तो इसलिए v1 v2 की एवरेज जो है दैट इज इक्वल टू 0, बिकॉज v1 एंड v2 आर रैंडम एंड अनकोरिलेटेड, ठीक है, और आपस में कोरिलेटेड नहीं है, अनकोरिलेटेड है, कोरिलेशन नहीं है इनके अंदर। कोरिलेशन हो तो मतलब कोई एक ही डायरेक्शन हो, कोरिलेशन नहीं है, रैंडम है, कोई इधर जा रहा है मॉलिक्यूल, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, हर तरफ बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है रैंडम डायरेक्शंस के अंदर मूव कर रहे हैं। तो आप उनकी एवरेज वेलोसिटी तो फिर नहीं निकाल सकेंगे, रिलेटिव जो है उनकी एक दूसरे के लिहाज से, तो वो तो आपके पास 0 के बराबर हो जाएगी। अब जो v रिलेटिव बच गई, देखिए ये टर्म इसके अंदर से आपने निकाल दी, ये टर्म आपकी 0 के बराबर होगी। अब ये वाली जो है ये तो पैरेलल होगी, ठीक है, v1 डॉट v1 कॉज ऑफ थीटा 0 डिग्री, तो v1 डॉट v1 दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर 1।
ठीक है ना, एक मालिक्यूल दूसरा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसी तरह दूसरा मालिक्यूल दूसरा, वो इसका भी आप निकाल सकते हैं। V2 डॉट V2 cos ऑफ थीटा, थीटा 0 डिग्री, तो V2 डॉट V2 दैट इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर, क्योंकि cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये V रिलेटिव एवरेज जो है दैट इज इक्वल टू, यहां से देखिए ये V1 डॉट V1 हमारे पास क्या निकला है, V1 का स्क्वायर, ठीक है, V1 का स्क्वायर एवरेज प्लस V2 का स्क्वायर एवरेज। अब ये V1 और V2 जो वेलोसिटीज हैं एवरेज, ये हर मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है ना। ये क्या आपने हर मुख्तलिफ मॉलिक्यूल जो हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो निकाली है, तो ये जितनी वेलोसिटीज हैं ये हर मॉलिक्यूल के साथ क्या है वो एसोसिएटेड है, ठीक है। तो सिंस द सेम एवरेज वेलोसिटी तो सेम जो एवरेज वेलोसिटी है V1 का स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर एवरेज शुड बी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल। तो ये हर मॉलिक्यूल के साथ, ये सोचिए नहीं कि उस गैस के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के साथ ये एसोसिएटेड है। तो इसका मतलब है कि अगर V1 का स्क्वायर V1 के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, बल्कि इसको आप हमें कहना चाहिए कि V2 के स्क्वायर के बराबर है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको यूं लिखेंगे V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर का एवरेज इज इक्वल टू V स्क्वायर की एवरेज। ये सारे V1 V2 V3 V4 जितने मर्जी ले लो, हम यहां पर सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे और उन n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सब के साथ जो वेलोसिटी एसोसिएटेड है वो क्या होगी, वो एक ही होगी। तो वो एवरेज कितनी होगी, वो एवरेज आपके पास निकल आई V स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि अब ये जो इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं कि V रिलेटिव इज इक्वल टू V स्क्वायर एवरेज प्लस V स्क्वायर एवरेज। तो ये आ जाएगी V रिलेटिव V स्क्वायर एवरेज 2 अंडर रूट और V रिलेटिव एवरेज आ जाएगी 2 अंडर रूट V एवरेज। तो अब जो एवरेज मीन फ्री पाथ है, अब आपने क्या किया, यहां पर जो आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी थी V रिलेटिव एवरेज, ये उस V रिलेटिव एवरेज की वैल्यू निकाली है बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ हेड टू टेल रूल। वेलोसिटी है ना, वेक्टर एडिशन, हेड टू टेल रूल किधर लगाते हैं, जहां पर वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात आती है, तो उधर आप जो है वो हेड टू टेल रूल को अप्लाई करते हैं। तो आपने हेड टू टेल रूल जो है उसको अप्लाई करके अब ये V रिलेटिव एवरेज निकाल ली है उन सारे मॉलिक्यूल्स की जिसके अंदर टारगेट भी है और वो वाले भी जो है जो टारगेट से जाकर टकरा है, ये उसकी वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब आप जो एक्सप्रेशन है आपका उसको रिकॉल करें जो मीन फ्री पाथ का, एवरेज मीन फ्री पाथ का कैलकुलेशन है।
उसके अंदर अभी हमने जो पीछे लिखा था उसमें हमने एवरेज वेलोसिटी जो थी उसका एक्सप्रेशन नहीं ऐड किया था, सिर्फ वहां लिख दिया था कि ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, तो लैम्डा जो है द एवरेज मीन फ्री पाथ when actual speed distribution of molecules is taken into account। तो वो लैम्डा वी एवरेज डेल्टा टी डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वेयर वी रिलेटिव एवरेज डेल्टा टी और एन वी। ठीक है, इसी तरह लैम्डा वी एवरेज डेल्टा टी पाई डी स्क्वेयर 2 अंडर रूट वी एवरेज डेल्टा टी और एन बी। ये इससे कटा, ठीक है जी, इससे कट गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया, लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट पाई डी स्क्वेयर एन वी। और एन वी आपको पता है कि बराबर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आपके पास अब फाइनल रिलेशन निकल आया है किसका, मीन फ्री पाथ का। आपने अब यहां पर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू भी कैलकुलेट करके उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो फैक्टर आ रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप छोड़ दें ये सारे कांस्टेंट हैं, सिर्फ ये लैम्डा 1/d स्क्वायर से जा रहा है। डी इज अ डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर डायामीटर के स्क्वायर के साथ इसका इफेक्ट आ रहा है, यानी कि अगर डायामीटर इंक्रीज होगा तो मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा, और अगर डायामीटर कम हो जाएगा तो मीन फ्री पाथ ज़्यादा। जाहिर बात है, वो जितना बड़ा मॉलिक्यूल होता जाएगा उतना ही कम उसको पाथ अवेलेबल होगा, जितना मॉलिक्यूल छोटा होगा उतना ज़्यादा उसको पाथ अवेलेबल होगा। ठीक है जी। तो ये अगर वो क्वेश्चन पूछ ले पेपर के अंदर कि व्हाट इज मीन फ्री पाथ, कैलकुलेट इट्स एक्सप्रेशन, तो ये हमें यहाँ तक सारा करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें एवरेज वेलोसिटी भी आपने कैलकुलेट करके सब्स्टिट्यूट करनी है। और हाँ, इसमें ये आप कर सकते हैं कि 2-3 स्टेप शार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने तो इसको पूरा कंप्लीटली किया ना, आप 2-3 स्टेप शार्ट करके तो वहाँ से वी रिलेटिव की वैल्यू निकालें और उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, तो ये यहाँ तक अब ये पूरा जो है वो कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक और आ रहा है जिसको हम कहते हैं मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो आइडियल गैस आपने स्टडी की थी, इस आइडियल गैस के अंदर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मैक्सवेलियन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको फॉलो करते हैं। कौन सी, मैक्सवेलियन। ठीक है, ये मैक्सवेल ये साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि स्टैटिस्टिकल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर आ जाए चीज़ों का तो वहाँ पर स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं वो आ जाती हैं। तो अब हमने स्टडी करनी है मैक्सवेल्स वेलोसिटी
डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी आइडियल गैस के या किसी गैस के, दे आर रैंडमली मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर रैंडमली मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस। वो तमाम डायरेक्शंस में रैंडमली जो है वो मूव कर रहे होते हैं। सपोज करें कि हम एक वेलोसिटी का स्पेस लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं वो वी एक्स, वी वाई और वी जेड हैं, किसी वेलोसिटी वेक्टर वी के, जो कि एक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। यानी कि आपके मॉलिक्यूल्स जो मूव कर रहा है, कोई एक्स एक्सेस में मूव कर रहा है, कोई वाई एक्सेस में मूव कर रहा है, कोई जेड एक्सेस के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। तो कंसिडर ए वेलोसिटी स्पेस, एक वेलोसिटी स्पेस जो है वो कंसिडर करें इन विच components Vx, Vy and Vz of velocity vector velocity vector v, जो v वेक्टर है आपका, उसके कंपोनेंट्स हैं x along x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, इसके अलावा एक्ट कर रहे हैं। तो वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, v इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड के, ये वेलोसिटी होगी आपके पास, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड ले लूं तो वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई प्लस वी स्क्वायर जेड का अंडर रूट आ जाएगा। अब अगर इस वेलोसिटी स्पेस को ड्रा किया जाए 3D के अंदर ले रहे हैं आप, तो ये y है, ये हमारे पास x है, ये ओरिजिन और ये z, ठीक है। ये वेलोसिटी का वेक्टर v, ये, और यहां पर ये वाला वी वाई, ये वाला वी जेड, ठीक है, और ये वाला इस तरफ वी एक्स। ठीक है, जेड एक्स और वाई के अलॉन्ग जो है वो आपके वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं। तो अब ये जो हर वेलोसिटी का वेक्टर है, इसको इसके एंड पॉइंट से आपने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं इन वॉल्यूम एलिमेंट, जो पॉइंट से आपने उनको डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वो जो नंबर होगा वो फिर उसको हम राइट डाउन करेंगे। यानी कि अगर वी एक्स है तो इसके अंदर एक इंक्रीमेंट ऐड होगी प्लस डी वी एक्स, इसी तरह वी वाई है तो उसमें भी एक इंक्रीमेंट होगी प्लस डी वी वाई, और अगर वी जेड है तो उसके अंदर भी एक इंक्रीमेंट होगी प्लस डी वी जेड, ठीक है। तो ईच वेलोसिटी वेक्टर हर वेलोसिटी वेक्टर जो है इन द वेलोसिटी
स्पेस, वेलोसिटी स्पेस के अंदर इज कंप्लीटली डिफाइंड, उसको कंप्लीटली आप डिफाइन करते हैं बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स, उसके एंड पॉइंट्स, ठीक है। हर वेलोसिटी वेक्टर एक्स वाई जेड, ठीक है, इनके एंड पॉइंट्स जो है उनसे आप इसको डिफाइन करेंगे, हर वेलोसिटी वेक्टर को वेलोसिटी स्पेस के अंदर। यानी कि आपका हर जो वेलोसिटी का वेक्टर है वेलोसिटी स्पेस के अंदर आप 3D स्पेस ले रहे हैं, और 3D स्पेस के अंदर उसके 3 कंपोनेंट है एक्स वाई और जेड, ठीक है। हर वेलोसिटी वेक्टर के लिए बात करो, हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी वेक्टर के लिए उसके 3 कंपोनेंट है। यानी कि वो मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वो मॉलिक्यूल वाई डायरेक्शन में भी जा सकता है, वो मॉलिक्यूल जेड डायरेक्शन में भी जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि आप कंसिडर करें, कंसिडर ए वेलोसिटी स्पेस, एक वेलोसिटी की स्पेस इन विच नहीं बल्कि the number of points in any volume element, जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, अब देखो ना ये वॉल्यूम ही बन रहा है ना, अगर मैं इसका वॉल्यूम बनाऊं तो क्या बनेगा, वी एक्स वी वाई वी जेड, डी वी एक्स डी वाई डी वी वाई डी वी जेड, ये वॉल्यूम एलिमेंट, इसका बन गया डी वी, जिसका आप कह लेंगे कि ये डी वी है। तो द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन एनी वॉल्यूम एलिमेंट गिव्स द नंबर ऑफ molecules having velocity components Vx and Vx plus dVx, Vy and Vy plus dVy and Vz and Vz plus dVz, ठीक है। ये सारे जो हैं ये हमारे पास, यानी कि जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं किसी भी वॉल्यूम एलिमेंट के, उन नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें क्या दे रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हर वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं हर वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर। अच्छा, अब जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, ठीक है, द टोटल number of molecules are n। जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल यानी कि पूरे उस वॉल्यूम के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, n, कैपिटल n से आप। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी रेंज है जो Vx में है, Vy में है या Vz के अंदर है,
तो नंबर ऑफ molecules having velocity range Vx and Vx plus dVx is equal to dn V of x। इसी तरह जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वी वाई एंड वी वाई प्लस डी वी वाई दैट इज इक्वल टू डी एन वी वाई। इसी तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वी जेड एंड वी जेड प्लस डी वी जेड इज इक्वल टू डी एन वी जेड के बराबर है। तो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इन रेंज के अंदर, इस वेलोसिटी रेंज में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग velocities in range Vx and Vx plus dVx that is equal to dn Vx over n। ठीक है। तो वो जो अब ज़ाहिरी बात है कुछ एक्स के अलॉन्ग जा रहे हैं, कुछ वाई के अलॉन्ग जा रहे हैं, कुछ जेड के अलॉन्ग जा रहे हैं। तो उसमें से जो आपने एक फ्रैक्शन निकाला उन मॉलिक्यूल्स का जो इस रेंज के अंदर है वी एक्स और वी प्लस डी वी एक्स रेंज के अंदर, वो कितना है? वो डी एन वी एक्स ओवर एन। एन क्या? टोटल नंबर। टोटल नंबर में से डी वी एन वी एफ एक्स का फ्रैक्शन आपने निकाला है। यानी कि टोटल नंबर में से वो मॉलिक्यूल लिए हैं पहले जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिनकी वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स एक्स डायरेक्शन के अंदर। ठीक है। उसके बाद ये फ्रैक्शन जो है, जो ये वाला है डी एन वी ऑफ एक्स ओवर एन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी वी एक्स के। ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसका प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करूं तो डी एन वी ऑफ एक्स ओवर एन इज इक्वल टू एफ ऑफ वी एक्स डी वी एक्स आ जाएगा। ये को फंक्शन आ गया जब आपने प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म किया। अब इसका मतलब क्या है कि ये फ्रैक्शन डी वी ऑफ एक्स ओवर एन, यानी कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतनी रेंज के अंदर हैं। ठीक है। एन वी ऑफ एक्स डी एन वी ऑफ एक्स, इसमें से जो टोटल इतने मॉलिक्यूल थे वो इतनी रेंज में डी वी एक्स, एक्स डायरेक्शन की जो रेंज है उसके अंदर इतना फ्रैक्शन है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। कुछ फ्रैक्शन एक्स में होगा, कुछ वाई में होगा, कुछ जेड में होगा। ठीक है। अच्छा, इतने उसके अंदर हैं। तो अब अगर मैं ये वाली जो इक्वेशन है इसको यूं भी लिख सकता हूं कि डी एन वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एन को उस तरफ ले जाऊं तो एन एफ ऑफ वी ऑफ एक्स डी वी ऑफ एक्स लिख सकता हूं। ठीक है। उस तरफ ले गया हूं। ये आप इसको कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसी तरह आप y और z के लिए भी इक्वेशंस लिख सकते हैं। डी एन वी ऑफ y एन एफ
वी ऑफ वाई डी वी वाई, ये इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह डी एन वी ऑफ जेड एन एफ वी ऑफ जेड डी वी जेड, ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, यहां तक क्लियर? ठीक है, ये 3 इक्वेशंस जो है ये हमारे पास जो है वो निकल आए। ठीक है, तो अब आप देखें कि हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई एंड जेड। तो अगर हम ये कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के जिनके दोनों के कंपोनेंट्स एक्स और वाई हैं, तो उनकी वेलोसिटी को हम किस तरह रिटर्न करेंगे, यानी कि उन 3 में से 2 को निकालें। 3 है ना, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड में से 2 का फ्रैक्शन निकाल लो, तो वो 2 का फ्रैक्शन जो है वो किसके बराबर होगा। ठीक है, आप इस तरह पेयर बना लें ना, एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड। ठीक है, इस तरह के ये पेयर बना लें और उनको आप उसमें से निकाल लें। तो जो तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग both x component and y component of velocity can be written as, उसको हम राइट डाउन कर सकते हैं कि डी स्क्वायर एन वी ऑफ एक्स वी ऑफ वाई इज इक्वल टू डी एन वी ऑफ वाई और डी एन वी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, ये आप उसमें से 2 निकाल लिए, अभी z नहीं है इसके अंदर, ये पेयर x और y का जो है वो पेयर हमने लिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो आ गई। अब इसके अंदर इक्वेशन जो है हमारे पास 1 और 2 है, ये वाली 1 और ये वाली 2, इसको सब्स्टिट्यूट करें, पुट 1 और 2, इसके अंदर 1 और 2 को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एन स्क्वेयर वी एक्स वी वाई इज इक्वल टू एन एफ ऑफ वी एक्स डी वी एक्स एन एफ ऑफ वी वाई डी वी वाई डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, वो दोनों इक्वेशन इसके अंदर सब्स्टिट्यूट जो है वो कर दी हैं। तो अब आप देखें कि ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको यहां से एक ये एन है और एक ये एन है, ये एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं कि डी स्क्वायर एन वी ऑफ एक्स वी ऑफ वाई इज इक्वल टू ये एन स्क्वायर एफ ऑफ वी ऑफ एक्स एफ ऑफ वी ऑफ वाई डी वी एक्स डी वी वाई डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, तो ये इससे एक दफ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो डी स्क्वायर एन वी एक्स वी वाई इज इक्वल टू एन एफ ऑफ वी एक्स एफ ऑफ वी वाई डी वी एक्स
dvy, ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, ये इक्वेशन हमारे पास n ऑफ f ऑफ x, f ऑफ vy dy x और dy है। तो इसी तरह आप जो नंबर ऑफ रेंजेस हैं, ठीक है, उनको निकाल सकते हैं दूसरे पेयर्स लेकर उनके अंदर की, ठीक है। और इन्हीं पेयर्स के साथ आप 3D के अंदर भी जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब टाइम जो है वो ओवर हो रहा है, तो मैं अभी इसकी कैलकुलेशन रहती है, ठीक है। इसको यहाँ पर आप रोकें तो अभी इसकी काफ़ी कैलकुलेशन रहती है, ठीक है। तो इसको फिर आगे जो है वो हम कंटिन्यू इसको करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने निकाल लिया, हमने डी स्क्वायर एन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब हमने डी एन क्यूब की वैल्यू जो है वो निकालनी है यहाँ से, क्योंकि आप 3D के इसको 3D के अंदर देख रहे हैं, एक्स वाई और जेड के अंदर, ठीक है। क्या